3. Good morning, students. This is Dr. Sushma, PGT History from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mankapur, Gonda. Now, today in my next video, in my previous video, I had uploaded chapter 1 of class 12, bricks, beads and homes. That was the part 1. We had done many things in that. Now, we had covered about Mohenjo-daro civilization. We had done about the extent of the civilization. We had done about the time period of the civilization. कि किस समय सभ्यता का विकास हुआ, कहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और खास करके हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सेंटर्स के बारे में बात करी थी कि इसकी क्या विशेषताएं थी, निचला दुर्ग क्या था, निचला शहर और दुर्ग में क्या डिफरेंस था, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और हम लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज सभ्यता की थी वो थी टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और जल निकासी व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसको अपने इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और ये सब जो कुछ आपके लिए किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम होम, स्टे सेफ एट योर होम एंड लर्न हैप्पीली फ्रॉम योर होम। आप अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकेंगे, इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आज के हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में हम कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे that is information about the sculpture during Harappan culture, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थिति क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के समय आर्ट शिल्प उत्पादन के बारे में हमें जानकारियां कैसे मिलती है। तो अगर हम शिल्प की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और कला, शिल्प और कला के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है और शिल्प और कला में क्या क्या चीजें आती है। जब हम बात करते हैं शिल्प, तो शिल्प में इसमें आर्ट में क्या क्या चीजें करते थे, कटिंग एंड मेकिंग ऑफ बीड्स। उसमें बीड्स जो होती, बीड्स मैंने आपको पहले बताया था, बीड्स कहते हैं मनके को। जो मनके होते थे, मोटे मोटे मोतियां होती थी, उसको हम बीड्स कहते हैं। तो बीड्स आपकी जो थी वो इसी मनके को हम क्या कहते हैं, बीड्स, जिसका कि हम ऑर्नामेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते थे। ये कई रंग के होते थे। तो शिल्प में हमारा क्या चीज आता है, आर्ट में, शिल्प में, आर्ट मेनली हम कहेंगे यहाँ पे, इसमें मेनली आपका मनकों को बनाना, इसमें मनके बनाए जाते थे, बीड्स के बनाना, मनकों की क्या क्या चीजें आती थी, कटिंग, काटने का काम करते थे, इसको बनाने का काम करते थे, कटिंग, मेकिंग ऑल्सो, मेकिंग भी होती थी। इसके साथ साथ शंख का इस्तेमाल भी करते थे। जो सीपियां होती हैं, शंख होते हैं, उनका प्रयोग भी किया जाता था। शंखों को काटा जाता था, उनकी कटाई की जाती थी और उनसे आभूषणों का निर्माण किया जाता था। कटिंग ऑफ शेल्स, कटिंग ऑफ शेल्स, शेल्स की कटिंग भी होती थी। साथ में अगर हम कला की बात करते हैं, न केवल मनके, न केवल शेल्स, बल्कि इसके साथ साथ सील्स यानी कि मोहरों का निर्माण भी किया गया। भारी मात्रा में मोहरें हमें प्राप्त होती हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, तो मोहरों का भी इसमें निर्माण किया गया। वेट क्या थे, बाट, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो बाट का भी निर्माण किया गया। ये सब चीजें किसमें दी हुई, यहाँ के शिल्प के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उससे पता चलता है कि यहाँ पे मनकों को काटना, मनकों को बनाना, शंख को काटना, मोहरों को बनाया जाता था, मेटलर्जी का भी काम होता था। तो इसके बारे में जानकारी हमें आर्ट एंड क्राफ्ट से मिलती है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है और किन चीजों की, और ये सब जानकारी का जो मेन सेंटर था, सबसे बड़ी बात क्या थी, इसका जो मेन सेंटर था हमारा वो था चनहू-दड़ो। चनहू-दड़ो आप देख रहे हैं, जो मेन सेंटर था, जो इट इज नो मोर इन इंडिया, नाउ इट इज इन पाकिस्तान। मेनी सेंटर्स आर इन पाकिस्तान नाउ। दिस चनहू-दड़ो इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। दिस वॉज मेनली नोन फॉर बीड मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ पर ही बीड्स का निर्माण किया जाता था। जो बीड बनाने का काम था वो चनहू-दड़ो में किया जाता था। या आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कहते हैं कि चनहू-दड़ो में ही किया जाता था, इसके प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। जो बीड्स बनाई जाती थी, जो मनके तैयार करते थे, चाहे वो आभूषण के लिए तैयार करते थे, उसके लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। मेनली उसमें कार्नेलियन एक पत्थर होता है, कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, एस्फोटिक, स्टेटाइट, ये आपके मेनली इस्तेमाल करे जाने वाले पत्थर थे। कार्नेलियन लाल रंग का एक प्रेशियस स्टोन होता है, इसके आभूषण बनाए जाते थे। स्फटिक भी शाइन करता है, जिसे हम राइन स्टोन के नाम से जानते हैं। स्फटिक इज ऑल्सो नोन एज राइन स्टोन। क्वार्ट्ज भी एक शाइनी आपका जेम होता है, उसका इस्तेमाल करते थे। और जैस्पर और
स्टेटाइट जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं सेलखड़ी। सेलखड़ी क्योंकि एक सॉफ्ट होता है, इसको हम जिस तरीके से चाहे आकार में ढाल सकते हैं, तो इसलिए इन सब चीजों का इस्तेमाल मनकों को बनाने के लिए किया जाता था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मनकों का प्रोडक्शन चल रहा है। जो हड़प्पन पीपल थे मनकों का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब हमने अभी आपसे कहा कि चन्हुदड़ो वाज द मेन सेंटर वेयर द बीड्स वर प्रोड्यूस्ड। हाउ वी कैन से दैट चन्हुदड़ो वाज द मेन सेंटर? बिकॉज लेफ्ट ओवर मटीरियल, वहां पे हमें क्या मिला है? जब हम कोई काम करते हैं, आप सिलाई भी करते हैं तो क्या करते हैं? कतरन छोड़ के चले जाते हो, कुछ धागे के टुकड़े वहां पड़े छूट जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें क्या मिला? चंदड़ों में भारी मात्रा में हमें टूटे फूटे शंख मिले हैं, भारी मात्रा में हमें टूटी हुई बीड्स मिली है, या बीड्स को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था वो चीजें प्राप्त होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चंदड़ों में ही मुख्य रूप से मनके बनाने का काम किया जाता था। इसमें आप देख सकते हैं कितनी तरीके के बर्तन बनाए जाते थे। ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक नमूना है। बहुत विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। आर्ट ऑफ पॉटरी बहुत अधिक डेवलप थी। कुछ पॉट्स तो कच्चे होते थे, कुछ पक्के पॉट्स ही मिले हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते कि कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्शन होता था या कारखाने थे? क्योंकि यहाँ पे जो अनयूज्ड मटेरियल है, ये लेफ्ट ओवर, हमने जो काम करने के लिए लाया इस्तेमाल नहीं किया, एक तो वो मटेरियल होता है, दूसरा क्या होता है, हमने काम किया और जो उसकी काट छाट के बाद बच जाता है उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया, कूड़ा करकट के रूप में ढेर सारा पड़ा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके का काम होता रहा होगा। Now you can see here the beautiful ornaments they were made by using beads of different colors. Sometimes they were mixing two stones. लाइक जैस्पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्नेलियन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मल्टी कलर शो करना है। कोई रेड कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है। लैपिस लाजुली दैट वाज ऑफ ब्लू कलर, जिसे हम हिंदी में लाजवर्द कहते हैं, तो नीले रंग का पत्थर भी इसमें लगाया गया है। तो ये सारे पत्थर भी अलग अलग जगहों से प्राप्त किए जाते थे और इनके सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे। फिर स्कल्पचर में भी आप देख सकते हैं एक स्टोन स्टैचू भी मिला है हमें यहाँ पे। ये बहुत ही प्रसिद्ध आपका एक स्टैचू है, शॉल क्लैड योगी। इनको हम शॉल क्लैड योगी या पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिला, मेटलर्जी भी बहुत डेवलप हुई थी। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक लड़की का भी हमें ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला है, क्योंकि ये ब्रॉन्ज से फेमिलियर थे। बहुत सारे पॉट्स मिले हैं इस सभ्यता से हमें। अब ये तक जो कुछ भी हम निर्माण करते थे ये लोग, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त? हमें कुछ भी काम करना है, खाना पकाना हो तो क्या करना पड़ता है? पहले में सामान जुटाना है, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। सीधे किचन में घुसे, सामान नहीं तो काम कैसे करोगे? या आप कुछ भी सिलाई करने बैठे, काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें चाहिए होता कच्चा माल। अब हम देखते कच्चा माल कैसे प्राप्त करते थे। कच्चे माल को प्राप्त करने के क्या तरीके थे इनके। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए कई जगहों से कच्चा माल आता था। एक तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज। जहां से इन्हें माल चाहिए होता था, सामान चाहिए होता था, वहां पे अपनी कॉलोनी को एस्टैब्लिश, बस्तियां बसा करके। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि माल की आपूर्ति के लिए किन तरीकों को अपनाया गया था, तो माल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करते थे? माल आपूर्ति के लिए माल आपूर्ति कैसे करते थे? एक तरीका क्या था, बस्ती बसा करके। बस्ती बसाकर, बस्ती कैसे बताते थे? ये एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनीज, वहां जाके बसते थे, रुक जाते थे और वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे, लेकर के चले आते थे। दूसरा तरीका क्या था कि अपने अभियान भेज करके, अभियान भेजकर। तो ये तरीके इन्होंने अपनाए थे जिससे कि ये कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थ्रू स्टैब्लिशिंग कॉलोनीज एंड थ्रू सेंडिंग एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन यानी कि अभियान को भेज करके भी वहां से सामान मंगा लेते थे। इसके भी उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि कार्नेलियन हमने कहा, कार्नेलियन पत्थर कहाँ से मिलता था? लोथल से मिलता था। सेलखड़ी में गुजरात से मिल रहा था और कुछ धातुएं ऐसी थी जो कि राजस्थान से मिलती थी। तो अलग अलग जगह से सामान प्राप्त करने के लिए वहां पे जाकर के बस्ती बसाना पड़ता था। और सोने और दक्षिण भारत में अभियान भेजे गए जिससे कि सोने की प्राप्ति की जा सकती थी आसानी से। सोने के लिए भी अभियान भेजा इन्होंने और खेतड़ी में भी से इन्होंने तांबा प्राप्त करने के लिए भी अभियान भेजा। तो इस तरीके से माल की आपूर्ति करने के लिए क्या करते थे, अपने एक्सपीडिशंस को ये भेजते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसे अक्सर करके हड़प्पन सभ्यता,
क्योंकि जो सबसे बड़ा साइट हमने आपको बताया था, वो सबसे पहला सबसे जो साइट था वो आपका हड़प्पा में डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का क्या दूसरे देशों के संग भी संबंध था? बात यह थी, क्या वो सिर्फ भारत में ही ट्रेड करते थे, सिर्फ यहीं पे राजस्थान है, गुजरात है? क्योंकि ये सभ्यता हमारी मेनली भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 जगह फैली हुई थी। अभी सब अलग अलग हो गया है, लेकिन उस समय अगर हम बात करते थे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के शोरतुगई से भी इन्होंने कई चीजें मंगाई थी। तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंगुदड़ो, सिलकोटा, ये सारे जो सेंटर्स हमारे सब कहाँ है? पाकिस्तान में चले गए हैं। उसके सिवा हमारे पास बचा के यहाँ पे लोथल है, रोपड़ है, धौलावीरा है, आलमगीर, पूरे ये सारे हमारे अभी इंडिया में है। लेकिन इनके जो संबंध थे, अगर हम व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं तो व्यापारिक संबंध न केवल ये आंतरिक व्यापार करते थे, दूसरे देशों के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। दूसरे देशों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या दिया है? सबसे पहले ओमान। ओमान आपका कहाँ पड़ता है? अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी छोर पर पड़ता है। ओमान आपका अरब सागर के कौन कौन सी जगहों की हम बात कर रहे हैं? विदेशी कौन से? ये आपका 1 नंबर में भी आता है, नेम द कंट्रीज दैट हैड ट्रेड रिलेशंस विद हड़प्पन पीपल। कौन से देश के लोगों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संग व्यापारिक संबंध था? तो यहाँ हमने क्या कहा आपको? ओमान की बात हम करते हैं। तो जो ओमान था ये आपका कहाँ पड़ता था? अरब सागर के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ अरेबियन सी। अब हमें कैसे पता चलता है कि इनके संग इनका व्यापारिक संबंध था? हमने कहा हमारा संबंध इसके साथ था, इस देश के संग था, उस देश के संग था। ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो सामान वहां से हमने मंगाया, जो तांबा यहाँ पे इस्तेमाल होता था और जो तांबा का पात्र वहां मिला है, दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम है। जो परसेंटेज ऑफ निकल है, ये सारे काम किसने किए? हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया कि जो वहां से बर्तन मिले हैं, जो तांबा वहां इस्तेमाल होता था, जिसमें तांबे का जो निकल का प्रतिशत था यहाँ के तांबे में और वहां के तांबे में, दोनों एक साथ था। और यहाँ की जो सील्स है, एक तो क्या चीज है, कैसे पता चलता है? सेम पॉट्स मिल रहे हैं, सील्स मिल रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर हम कहीं से सामान ले रहे हैं, हमारा नोट दूसरे के पास जाएगा, उसका सामान हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब हमारा उसके संग कहीं ना कहीं कुछ इंटरैक्शन चल रहा है। तो ऐसे ही ओमान के साथ भी था। और ऐसे ही आपका दिलमुन एक जगह थी, दिलमुन जिसे कि अभी हम क्या कहते हैं? बहरीन। बहरीन द्वीप का नाम आपने सुना होगा। दिलमुन बहरीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। ये हमें पता ऐसे ही चलता है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की जो चीजें थी वो यहाँ पर मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति की चीजें मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर भी पाई जाती थी। सील्स मिली है, जो हड़प्पा सभ्यता की सील्स थी वो सील हमें ओमान में मिल रही है, दिलमुन में मिल रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके संबंध थे। एक शब्द आता है मेलुहा। ये मेलुहा शब्द वास्तव में मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द था। मेलुहा का वास्तविक अर्थ होता है नाविकों के लिए प्रयोग किया जाता है, नाविकों का देश। तो उन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करी और इन्होंने इसके लिए नाम दिया मेलुहा। ये तो आपका था किन देशों के संबंध थे, याद रखेंगे, ओमान, दिलमुन और मेलुहा। इनके साथ हमारे व्यापारिक, हमारे का मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, यानी कि मोहर, लिपि और बाट। मोहरों का बहुत महत्व था। मोहरें जो थी, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी, हमें बहुत सारी जानकारी देती है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द सील्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन? बिकॉज मेनी थिंग्स आर engraved and carved। उसके ऊपर क्या करा गया? बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। जो चीजें उस पर बनी है, अनुमान लगाते ये जानवर रहा होगा, ये देवी देवता रहे होंगे, इन पशु पक्षियों की पूजा की जाती होगी। तो सील्स का बहुत इंपॉर्टेंस था उस समय। सील्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। क्यों हम सील्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? क्योंकि हम आते हैं नेक्स्ट बात पे, क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड इट्स फीचर। क्योंकि स्क्रिप्ट हमको धोखा दे रही है। कैसे धोखा दे रही है? हम स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तो हमने आप लिखा, यहाँ पे लिखा यू कैन इजिली रीड,
वहां पे लिखा वो आप पढ़ सकते हो। अगर हम यहाँ पे किसी और स्क्रिप्ट में लिखते तो क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वोंट बी एबल टू रीड इट। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल नॉट डिसाइफर्ड। ये बड़ी समस्या है, बड़ी, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, great problem. Many people they tried to understand but they couldn't. This Harappan script is still undeciphered. जिस दिन इसको डिसाइफर कर लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल आएगा। इस जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, इसकी विशेषता आपको बताते चलते हैं कि इस स्क्रिप्ट की क्या विशेषताएं थी। इस स्क्रिप्ट में अगर हम कहते हैं हड़प्पन लिपि की बात करते हैं, ठीक, तो लिपि इसकी जो हमारी थी, ये दोनों तरीके की थी। एक तो क्या थी, चित्रात्मक भी थी यानी कि पिक्टोग्राफिक भी थी और अल्फाबेटिक भी थी। तो अल्फाबेटिक और पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों चीजें थी, चित्र भी बने हुए थे और कुछ इसमें अंकों के रूप में या संख्या के रूप में भी लिखा रहता था। तो जो इसकी लिपि थी, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी, पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं कि लिपि को अभी तक क्या करार नहीं गया है, क्या हम इसको पढ़ चुके हैं, नहीं, ये अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस लिपि के बारे में हम ये भी नहीं श्योर है कि लिपि लिखी कैसे जाती थी। जनरली हम कैसे लिखते हैं, वी राइट, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड वी गो टू राइट साइड। This is the pattern we are following in English and in most of the languages we are following this system. We start from left side and we are going to moving towards the right side. लेकिन इस लिपि के बारे में ये पता ही नहीं है, it was started from left side or from the right side. But some historians say that it was written from right to left. क्या कहा जाता है कि इस लिपि को हम कैसे लिखते थे, right to left, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ इधर से लिखते थे। कैसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन कैसे निकला, हम लोग तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ये कंक्लूजन कैसे निकाला गया होगा, ये इस तरीके से निकाला गया, जब आप लिखते हैं या हम लिखते हैं, व्हाट डू, वी लीव अ मार्जिन दिस साइड, होता ही ना, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं। इनकी जो लिपि है, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें इस साइड में जगह ना छोड़ करके इस साइड लिखा, इसका मतलब दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, इसका मतलब ये राइट टू लेफ्ट, ये अनुमान लगाया गया है। अनुमान क्या लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो मार्जिन छूटा हुआ है वो कैसा है, मार्जिन इसका आपका राइट साइड में छोड़ा है, तो ये मान के चलते हैं कि शायद लिपि को राइट टू लेफ्ट लिखा गया होगा। इससे बहुत सारे संकेत भी मिले हैं, लगभग 375 से लेके 400 तक के इसमें हमें संकेत मिले हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चिन्ह। भाई मछली बनाई इन्होंने, ठीक, तो मछली के लिए एक ये हो गया, दूसरा इन्होंने कहा मरी मछली, तो हो सकता है उसके लिए चिन्ह यो हो गया। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इन्होंने चित्र बना के रखे। लगभग 375 से लेकर के इसकी संख्या 400 है। ये शायद राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये इसकी बहुत भारी समस्या है। तो इसके साथ अगर जिस दिन इस लिपि को पढ़ा जाएगा, उस दिन जिस दिन लिपि को हम पढ़ लेंगे, बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारी जो जानकारी है वो किस पर आधारित है, हमारे एक्सकेवेशन से जो चीजें हमें मिली है। जिस दिन हम लिपि को पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो लिपि की समस्या क्या थी, इट वॉज रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें हाशिया जो छूटा हुआ, मार्जिन इज लेफ्ट ऑन राइट साइड, और बाद में भी कुछ कुछ राइट साइड पर लिखा मिला है, तो माना जाता है कि शायद ये दाहिने से बाएं तरफ को लिखी जाती रही होगी। इट वॉज पिक्टोग्राफिक एज वेल एज अल्फाबेटिक, इसमें चित्र भी थे और उसके साथ साथ कुछ और भी लिखा रहता था। तो ये दोनों तरीके की लिपि थी, ये इसकी लिपि की विशेषता थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं वेट्स के बारे में, बाट के बारे में हम बात करते हैं। तो बाट के लिए क्या मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, बाट जो बनाए जाते थे वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। चर्ट एक पत्थर था, होता था, चर्ट नामक पत्थर से बाटों का निर्माण करते थे। और ये बाट आपके जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से इसका जो रेशियो होता था बनाने का वेट का, उस तरीके से इसका रेशियो होता था, वैसे इन बाटों को बनाया जाता था। और बाट छोटे बाट और बड़े बाट होते थे, छोटी चीजों को या बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए
छोटे भाटे का निर्माण करते थे और जो बाकी चीजों को तौलने के लिए भारी और बड़े भाटों का निर्माण किया जाता था। सील्स जो बनाई जाती थी ज्यादातर किसकी होती थी? स्टेट टाइप यानी कि सेल खड़ी की होती थी। सील्स आपकी सेल खड़ी की होती थी क्योंकि सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है, इसको पीस करके पाउडर बना करके जैसा शेप देना चाहे वैसा हम दे सकते हैं। सील्स का बड़ा इंपॉर्टेंस भी था। आप यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, यू कैन सी द स्क्रिप्ट रिटन ओवर हियर, कि स्क्रिप्ट में अलग अलग दे रखे हैं। ये एबीसीडी दिया जरूर है बट इट इज नॉट नोन वेदर इट वाज एबीसीडी बट अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये आप देख सकते हैं जो सील्स बनी हुई हैं, सील्स से हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरीके के पशु उस समय हुआ करते थे। ये एक आप इस सील में देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक पुरुष बैठे हुए हैं और ये पुरुष कैसे हुए हैं? सांप पकड़े हैं हाथ में, एक यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और चारों ओर से जानवरों से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ इनकी तुलना किससे की गई है? शिव से की गई है, शिव पाशुपति, क्योंकि सांप जो होता है वो शिव जी के पास ही, उनको आद्य देव की, आद्य शिव का नाम भी दिया गया है। तो सीरीज हमें इनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे यौगिक पोस्चर में बैठे हैं, बाकी जानवरों से घिरे हुए हैं, इनके पास एक हाथ में सर्प भी है। तो ये माना जाता था कि शायद उस समय शिव की पूजा आद्य शिव के रूप में या रुद्र के रूप में या पाशुपति के रूप में होती थी, क्योंकि जो खुदाई हुई है उसमें लिंग के आकार के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। मदर गॉडेस भी एक स्टोन स्टैचू है, इसके बारे में कुछ ही बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज फैन लाइक स्ट्रक्चर इज देयर ओवर हेड के आसपास आप देख सकते हैं पंखे के समान आकृति बनी हुई है एंड शी इज हेवीली ऑर्नामेंटेड। मतलब ऊपर तो पंखे की तरह सजा हुआ है और बहुत ही हेवी ऑर्नामेंट्स इसमें बनाए गए हैं, पत्थर पे उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इनको शक्ति के रूप में मदर गॉडेस का नाम दिया गया, मृण मूर्ति मिली, मिट्टी की मूर्ति मिली है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद शक्ति के रूप में या इनकी पूजा की जाती रही होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे और क्या कॉन्सेप्ट आती है, हायरार्की और ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे किस तरीके का सिस्टम चल रहा था, व्यवस्था किस तरीके की थी यहाँ पर, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रशासन कैसे चलता था, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है। प्रशासन चलाने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसकी आप देखेंगे किस तरीके से दी हुई है कि जो राजा था, प्राचीन सत्ता कैसी होती थी इसके बारे में दिया हुआ है कि सत्ता उस समय किस तरीके चलाई जाती थी। क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा लिखित नहीं है जिसको हम कहते बस ऐसा लिखा तो ऐसा हुआ, हम सब चीज का अनुमान लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट के संग हिस्टोरियंस ने कोलैबोरेशन किया और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि शायद ऐसा हुआ रहा होगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आती हैं। पहली कॉन्सेप्ट क्या आती है कि सत्ता कैसे चलती थी? देयर वॉज नो रूलर, कोई भी शासक नहीं था। एक इन्होंने क्या कहा? नो रूलर, कि शासक नहीं होता था। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा कि सामाजिक समानता थी और कोई भी शासक नहीं होता था। सामाजिक समानता की वजह से शासक नहीं था, सब अपना आराम से काम कर रहे थे। कुछ देयर वर मेनी रूलर्स, उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो में एक रूलर था, हड़प्पा में एक रूलर था, चंदूगढ़ में एक था, तो ऐसे ऐसे धोलावीरा में एक रहा होगा, नागेश्वर में एक रहा होगा, लोथल में एक रहा होगा। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक रहे होंगे, कुछ इतिहासकारों ने इसको कहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है नहीं, देयर वॉज ओनली 1 रूलर। 3 कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शासक के बारे में, सत्ता कैसी थी, सत्ता कैसी थी, शासक के बारे में आपने क्या करा? 3 कॉन्सेप्ट आती हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या आती है? शासक नहीं था, कोई शासक नहीं था। दूसरी में क्या आती कॉन्सेप्ट आपकी कि बहुत सारे शासक थे, मैनी रूलर्स। मैनी रूलर्स कहाँ थे भाई? मोहनजोदड़ो में कोई है, हड़प्पा में कोई है, लोथल में कोई है, धोलावीरा में कोई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक हुआ करते थे, ऐसा माना गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है नहीं, एक शासक था, 1 रूलर। ये ज्यादातर लोग इसी को सही मानते हैं, इसी को ज्यादा इतिहासकारों ने माना है। क्यों माना है? उन्होंने क्या कहा? शासक एक ही होता था, 1 रूलर हुआ करता था। 1 रूलर क्यों होता था? क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता जिसका इतना एक्सटेंड था इतनी दूरी में, वहां पे क्या था? सब जगह एक समान अनुपात की ईंटें, एक समान अनुपात के बाट चल रहे हैं, सारी व्यवस्था एकदम मिलती जुलती थी। तो जब सब जगह एक समान शासन चल रहा है तो इसका मतलब है कि शासक भी एक ही रहा होगा,
ये ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है। भाई भारत देश की व्यवस्था सब जगह सारे स्टेट में एक सी चल रही है, क्योंकि चलाने वाला व्यक्ति एक है। अगर सबको अलग अलग छोड़ देंगे तो क्या होगा, सबकी व्यवस्था अलग अलग चलेगी। तो यहाँ भी उन्होंने कहा चूंकि सब जगह जितने भी मेन साइट्स थे, मेन सेंटर्स थे, सब जगह एक सी वस्तुओं का मिलना, एक से बाट, एक से सीज का मिलना, एक से ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक ही शासक रहा होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं शासक कहा जाता है, एक जो मिट्टी की पत्थर की मूर्ति मिली है शॉल क्लैड योगी, इसे पुरोहित शासक का नाम दिया गया है। कुछ लोगों को एक ये पुरोहित था या शासक था, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं पता है। ये पुरोहित थे कि शासक थे, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा इन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें आप कोई भी चीज किसी उत्तर में स्पष्ट नहीं लिखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी, एक शासक था, 2 शासक थे, 10, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, फिर आप लिखेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय कोई शासक नहीं था, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लिखेंगे उस समय बहुत सारे शासक हुआ करते थे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लिखेंगे किंतु अधिकतर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक ही शासक होता था। फिर आप अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है इतनी बड़ी सभ्यता जो थी आपकी, इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें हमने कहा ये भी चीजें बनती थी, बन के बनते थे, बर्तन बनते थे, इतनी दूर तक इसका एक्सटेंड था, 2600 से लगभग 1900 तक ये इसका विस्तार रहा, बीसी तक। अब इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से खत्म हो गई। अब आज ये सभ्यता नहीं है, हमें कैसे पता चला ये सभ्यता थी, तो एक्सकेवेशन के थ्रू पता चला हमें। इसका जब एक्सकेवेशन होना शुरू हुआ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, डिक्लाइन हो गया इस सभ्यता का। ये डिक्लाइन कैसे कर गई, सभ्यता के अंत होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। फिर हमारी सारी समस्या एक ही पॉइंट पे आके खत्म हो जाती। क्या, हमें कुछ भी क्लियर नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते कुछ भी। हमें जैसे जैसे चीजें मिल रही है खुदाई से, हम वैसे वैसे अपने उस आधार पर अपने तर्कों को पुष्टि करने का प्रयास करते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ लोगों का मानना है, कुछ ने क्या कहा, बहुत सारे रीजन दिए। कुछ ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन हो गया था। एक रीजन क्या कहा गया कि शायद उस समय जो कुछ भी हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जलवायु में परिवर्तन हो गया। तो एक कारण ये माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन क्लाइमेट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जलवायु। भाई हो सकता है जलवायु उनके अनुकूल ना रह गई हो, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक जाड़ा या और कुछ परिवर्तन हो गया हो, तो जलवायु के अनुकूल ना होने की वजह से सारी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा, खत्म हो गई, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, पेड़ों की बहुत अधिक कटाई उस समय शुरू हो गई थी, पेड़ों की कटाई बहुत अधिक बढ़ गई थी, जो कि आज भी एक समस्या ही है हमारे लिए। तो दूसरों ने क्या कहा, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई, कि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से बढ़ी, इसकी वजह से जो आपका ये सभ्यता थी इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक, एक तो आपने कहा जलवायु के परिवर्तन, दूसरा आपने कहा पेड़ों की कटाई की वजह से ऐसा हो गया। तीसरा इसमें आता है, क्या समस्या आती है, रिवर्स बिकेम, रिवर्स जो थी उन्होंने क्या किया, नदियां या तो सूख गई, नदियां या तो वो सूख गई होंगी या उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया होगा। भाई पानी की भी बहुत आवश्यकता रहती है, पानी नहीं है, या तो नदियां सूख गई या उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। एक तो पेड़ों की कटाई हो रही है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक, वो खत्म हो रहे हैं, पानी भी खत्म हो जा रहा है, नदियां सूख गई, या उन्होंने अपने मार्ग को परिवर्तित कर लिया, या जलवायु में परिवर्तन हो गया। और साथ में एक और रीजन दिया था, एक्सेसिव यूज ऑफ लैंड, लैंड का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा था। लैंड का अधिक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, लैंड के ऊपर ज्यादा आपका लोड पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी कहा जाता है कि जिसकी वजह से भी इसकी में कमी आ गई थी। फिर इन्वेजन ऑफ आर्यंस, जिसको कि मेन कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ।
आर्यों ने अटैक कर दिया, आर्यन इन्वेजन, जिसकी वजह से सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी हम किसी पुख्ता प्रमाण पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे यही कारण था। तो 5-6 कारण दिए हुए। एक कारण क्या दिया है कि जलवायु में परिवर्तन हो गया। दूसरा आपका दिया गया अत्यधिक पेड़ों की कटाई की वजह से सभ्यता का विनाश हो गया। तीसरा आपका कारण दिया है नदियां सूख गई या नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तित कर दिए। चौथा, भूमि का अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से सभ्यता का विनाश हो गया। और एक जो कारण दे रखा है कि आर्यंस के अटैक की वजह से इन्वेजन ऑफ आर्यन वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का अटैक था। लेकिन फिर भी जब तक हम इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है तो हम किसी निश्चित प्रमाण तक नहीं पहुंच सकते कि हाँ यही कारण रहा होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसमें और क्या दिया है। नेक्स्ट आपका है कि डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। किस तरीके से इसमें जो उसकी डिस्कवरी तो हो चुकी थी लेकिन कैसे की गई। इसमें एक नाम आता है कनिंघम। कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन? कनिंघम। कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इस काम को शुरू किया, लेकिन इनकी जो रुचि थी वो सांस्कृतिक एरिया, हर की अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है। हो सकता है हम कहीं घूमने जाएं, हमें वहां का सोशल लाइफ अच्छी लगी, उसके बारे में लिखें। हो सकता है आपको पॉलिटिकल लाइफ अच्छी लगे, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिखें। इन्होंने क्या देखा, इनको संस्कृति के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कनिंघम ने जो कुछ भी देखा, कनिंघम के एक प्रश्न आता है कनिंघम का भ्रम, आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का भ्रम इसलिए क्योंकि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को समझने में चूक कर दी। वो चूक क्या थी? 3 पॉइंट इसमें मेनली आपके आते हैं। कनिंघम ने क्या गलती करी थी? कनिंघम की गलती ये थी, पहली बात, इसको सही टाइम के संग वो रिलेट ही नहीं कर पाए। उन्होंने इसको रिलेट किससे करा? बुद्ध साहित्य को लिया। बौद्ध साहित्य, बौद्ध तो उसके बाद में आते, हड़प्पा सभ्यता तो बहुत पहले की थी हमारी। इन्होंने 4वीं से 7वीं ईसा पूर्व, 4th से 7th ईसा पूर्व जो था इसके साथ इसको रिलेट करने का और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसके साथ रिलेट करने का प्रयास किया, जो कि अपना समय जो था वो इन्होंने गलत लिया। कैसे लिया गलत? इन्होंने इसको 4th सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी BC से रिलेट करने की कोशिश की। और इनका सब कुछ किस पे डिपेंड था? इन्होंने बेस किसको बनाया था? बौद्ध साहित्य को। इन्होंने बौद्ध साहित्य को आधार बनाया, जबकि बौद्ध साहित्य और हड़प्पा दोनों बिल्कुल अलग अलग समय में थे। तो ये कनिंघम की भूल थी। दूसरी भूल, ये पहली भूल थी। दूसरी भूल, इनको एक मोहर दी गई, एक सील दी गई थी। उस सील को भी इन्होंने जिसका समय निर्धारित किया था, उस मोहर का समय भी गलत निर्धारित किया। तीसरी भूल, इनका मानना था कि सभ्यता का विकास या नगरों का जो विकास हुआ है वो कहां से हुआ है? गंगा घाटी में बढ़ते नगरों के साथ ही शुरुआत हुई है। इतिहास की शुरुआत, इनका मानना था कि इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के शहरों के साथ, इतिहास की शुरुआत इन्होंने कहा गंगा घाटी के शहरों के साथ हुई है। तो ये तो गंगा घाटी थी नहीं, गंगा के आसपास तो कहीं था ही नहीं। ये कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द, सिंधु, रावी, ये सारी नदियां वहां पे थी। तो गंगा घाटी के शहरों से शुरुआत होती इतिहास की, तो उन्होंने यहाँ पे भी इस चीज को गलत बताया। तो कनिंघम का भ्रम भी आपका क्वेश्चन आता है। इसमें क्या भ्रम था? कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उनकी पहली गलती, उन्होंने सही समय का निर्धारण नहीं किया। उन्होंने इसको किससे जोड़ दिया था? उन्होंने बौद्ध साहित्य को आधार माना, जो कि एकदम अलग, बौद्ध साहित्य में कहीं इसका जिक्र नहीं है। दूसरा, उन्हें एक मोहर जब दी जाती है तो उसका काल निर्धारण करने के लिए कहा गया, उसको भी उन्होंने गलत निर्धारित किया। तीसरी गलती क्या की? उन्होंने कहा कि इतिहास का जो शुरुआत है, भारतीय इतिहास कहां से शुरू होता है? गंगा घाटी में बसे शहरों के साथ, जबकि ये सिंधु घाटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे कनिंघम से चूक हो जाती है। कनिंघम की इस गलती की वजह से आगे इतिहास समझने में समस्या आती है। तो ये आपका दिया हुआ, इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को इस्तेमाल किया, टाइम पीरियड गलत लिया, और इनका मानना था कि गंगा घाटी से शुरुआत होती है। इनके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल, जिनका नाम हमने शुरू में पहले भी लिया था, सर जॉन मार्शल और सर व्हीलर। जॉन मार्शल जो ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे, ये इनके बाद बने 1924 में। सर जॉन मार्शल 1924 में
डायरेक्टर जनरल बने एएसआई के 1924 में बने थे। इन्होंने भी क्या किया था, उत्खनन करने का काम करवाया। इसके पश्चात आपके आते हैं REM व्हीलर। 1944 में व्हीलर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। सारे डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो आपके कौन से थे, कनिंघम थे। दूसरे डायरेक्टर जनरल आप उसके बाद 1924 में आते हैं, वो आते हैं आपके सर जॉन मार्शल आते हैं। उसके बाद 1944 में आपके आते हैं सर REM व्हीलर। तो इन्होंने भी क्या किया, व्हीलर ने भी खुदाई करवाई। अंतर क्या था मार्शल की और व्हीलर के काम में? जब मार्शल ने खुदाई करवाई थी तो क्षैतिज खुदाई करवाई। एक खुदाई क्या होती है, हम एक लेयर पूरी करते चले जा रहे हैं नीचे तक। एक होती वर्टिकल, एक होती हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। तो मार्शल ने जो एक्सकेवेशन करवाया था दैट वाज हॉरिजॉन्टल। जब व्हीलर ने करवाया ये आपका वर्टिकल एक्सकेवेशन करवाया था, जिससे कि परत दर परत जो चीज छुपी हुई थी हमें उसके बारे में बहुत सारी और भी जानकारी मिलती है। तो आगे नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ये सारी किस तरीके से हमें समस्याओं का समाधान होता जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका अतीत को जोड़ करके किस तरीके से सब पूरा करने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से हम जोड़ते हैं, हमारे पास कुछ भी चीज अगर आती है तो उसको रिलेट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई, इसको रिलेट करने में ही प्रॉब्लम आ गई। जब कोई रिलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, चीजों का वर्गीकरण करना पड़ता है। हमें कोई चीज के बारे में जानकारी देनी है। पहली बात वो क्या है, कब की है, किससे बनी हुई है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो एक साथ कई चीजें हमारे सामने आती हैं। ऐसे यहाँ भी था कि क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता थी हमें। जो चीजें हमें मिल रही हैं हम उसको पहले वर्गीकरण करें कि ये है क्या, ये मनके है क्या है, या औजार है या आभूषण है, एक बात। दूसरी क्या चीज थी, हमें क्या करना है, उसका वर्गीकरण करने के बाद इसका यूज क्या था, यूटिलिटी क्या थी। तो पहले हमने क्या किया, चीजों का वर्गीकरण करेंगे, चीजों को हमने बांटा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसका यूज क्या था भाई, और उसकी किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, ये किस चीज की बनी होती थी, इसको बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि क्या क्या चीजें मिली हैं और उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मनके मिली हैं, चक्कियां मिली हैं, बहुत सारी चीज इसमें सबको प्राप्त होती है। और हमेशा आदमी नोन टू अननोन, जो चीज हमें पता होती है उसकी तरफ नोन टू अननोन जाता है। और दूसरी चीज क्या होता है, फ्रॉम हम कहा जाते हैं प्रेजेंट टू पास्ट जाते हैं। हमें जो चीजें पता है उसी से हम दूसरी चीजें नोन टू अननोन की तरफ बढ़े। अननोन से नोन कैसे जा सकते हैं, हमें जो पता है उससे हम दूसरी चीजों के बारे में, हम प्रेजेंट पता है, प्रेजेंट में हम पास्ट की तरफ जाते हैं, उससे तुलना करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपने हमने पहले भी बताई थी कि ये सारी समस्याएं भी आती हैं। अब इसमें कुछ समस्याएं और भी थी कि जो इनके रिलीजियस बिलीफ थे, इसमें लिमिटेशंस क्या थी। जो रिलीजियस बिलीफ थी, स्टैच्यूज और सील्स हमको मिली हैं, तो हमारे इनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत जानकारी हमें नहीं है। फिर भी कुछ जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, इनके मुहरों के द्वारा मिलती है। पात्रों पे जो उत्कीर्णन किया गया है उसके द्वारा भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इनके धार्मिक विश्वासों की अगर बात करते हैं तो धार्मिक विश्वास जो इनका था, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्या पशुओं की पूजा करते थे, क्या ये वनस्पति यानी कि प्रकृति की भी पूजा करते थे, ये सब चीजों के बारे में हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। हमने कैसे अनुमान लगाया, ये इतिहासकारों ने ये कैसे अनुमान लगाया कि ये किसकी किसकी पूजा करते थे। ये अनुमान लगाया गया इस चीज से जो सील से बना है। एक आपको पहले भी हमने एक सील दिखाई थी कि यौगिक पॉस्चर में एक आदमी बैठा हुआ है और उसके ही सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स उसकी चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो उस समय गॉड के संग देवी गॉड्स की पूजा करने का भी चलन था। पेड़ पौधे बने हुए, सील से बहुत सारे पेड़ पौधे बने हुए हैं, इसका मतलब नेचर वर्शिप भी किया जाता था। पेड़ पौधे का मतलब प्रकृति की पूजा की जाती थी। बहुत सारे शंकुआकार पत्थर मिले हैं जिसकी लिंग के रूप में मेन इसमें कहा गया शिवा पशुपति, शिव की पूजा होती थी। और किस रूप में होती थी, लिंग के रूप में होती थी। हमने कैसे कहा लिंग के रूप में होती थी, क्योंकि हमें ऐसे स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इसलिए हमने माना कि लिंग के रूप में शिव की पूजा होती थी। साथ में
मदर गॉडेस का भी स्टैच्यू हमको मिला है। तो मदर गॉडेस की शायद एक शक्ति के रूप में पूजा की जाती थी, वो मदर गॉडेस एक शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते थे, तो मदर गॉडेस का भी स्टैच्यू में मिला हुआ है। तो देवी देवताओं की पूजा, प्रकृति की पूजा, पशुओं की पूजा, ये सारे इनके लिस्ट में आता है। और जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी, हमें सील्स के माध्यम से जानकारी मिलती है। लेकिन समस्याएं हमारे पास अभी बहुत सारी हैं, हम किसी भी चीज के बारे में पुख्ता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सीमाएं, हर चीज की अपनी सीमा है, कुछ भी हमारे पास लिखित में नहीं उपलब्ध है। हमने कहा जो कुछ भी कहा वो सब हमारा कहीं ना कहीं उत्खनन से प्राप्त स्रोतों पर आधारित है, तो हम कहीं ना कहीं इस पे हम सीमित हो जाते हैं और कभी कभी इसको समझने में हम चूक भी कर जाते हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। जिस दिन इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जिस दिन पढ़ लिया जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी जो अनडिस्कवर्ड है, जो बहुत सारी चीज हमारी क्या है, दबी हुई हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में भी हमारी जानकारी विस्तृत हो जाएगी। तो जो कुछ भी हमें उत्खनन से प्राप्त ऑब्जेक्ट्स के आधार पर मिला है, उसके आधार पर हमने इस सभ्यता को पूरा गढ़ने का प्रयास किया कि उनका सोशल स्टेटस कैसे था, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसे था, व्यापार कैसे करते थे, किन देशों के साथ करते थे, किन चीजों का व्यापार करते थे, उनकी धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे, सामाजिक संरचना कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में आपने इस चैप्टर में किया। ईंट, मनके और अस्थियां। अब हम आते हैं जो कंटेंट हमने आज किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको व्यू करिए, उसी में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपका है, हाउ डिड द हिस्टोरियंस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कि इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता की कला तथा शिल्प के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की शिल्प और कला के बारे में जानकारी इतिहासकार कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय हड़प्पन पीपल टू गेट द रॉ मटेरियल, कच्चे माल की आपूर्ति। ये प्रश्न कई बार आया है। हड़प्पा सभ्यता में माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया? क्या उत्तर लिखेंगे? आपको हमने बताया, बस्तियां बसाई गई, अभियान भेजे गए, इन सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस बोर्ड ईयर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम में 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं। हु वाज कनिंघम? कनिंघम कौन था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बताया था आपको हमने। फिर आपका है, एक्सप्लेन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिम। उन्होंने इतिहास को बताने का या हड़प्पा संस्कृति को बताने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया? कनिंघम के बारे में। चौथा आपका आता है कि किस प्रकार से जो सील्स थी वो धार्मिक विश्वासों पर किस प्रकार से प्रकाश डालती थी, क्योंकि सील्स में जो कुछ बना है उससे हमें धार्मिक विश्वासों के बारे में किस प्रकार से पता चलता है। यह आपका नेक्स्ट इनकी रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इसमें, सील्स का महत्व क्या था, सील्स की इंपॉर्टेंस क्या थी? सील की एक इंपॉर्टेंस जो बहुत जरूरी थी वो भी छूट गई थी आपकी। सील्स को स्टैंपिंग द गुड्स, जो मुहरें होती थी उनको गुड्स को स्टैम्प करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आपने क्लास 11th में मेसोपोटामिया सभ्यता में भी किया है कि जब आप पहले कोई सामान लेके जाता था तो सामान की गठरी बांधी, उसको रस्सी से बांध दिया, मिट्टी गीली करते थे और उसके ऊपर मुहर को लगा दिया जाता था, ताकि ले जाने वाला व्यक्ति जब वहां पहुंचाए सामान तो सुनिश्चित हो जाता था कि सामान सुरक्षित आया है, उसके संग कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसीलिए जो सीलिंग की जाती है आजकल सीलिंग वैक्स से, उसका पर्पस, सीलिंग जो राख होता है उसका पर्पस भी यही होता है। तो सील्स वर यूज फॉर स्टैंपिंग द गुड्स। ठीक, फिर हड़प्पा लिपि की जो थी इसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है। लिपि की गिव एन अकाउंट ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसकी क्या विशेषता थी, उसकी विशेषता आपको बताएगी। फिर आपका किस तरीके से समाज संचालित होता था, सोसाइटी वॉज हाउ वॉज द सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेड, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, इसके बारे में आपका नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? आपको पतन के कारण बताए गए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग डालेंगे, तब इसको लिखेंगे। हर प्रश्न आपको हेडिंग डाल के लिखना है।
फिर उन कंट्रीज का नाम बताया, देशों का नाम बताएं जिनके संग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के संबंध बाहर के देशों से भी थे। उन देशों के नाम बताएं जिनके संग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। इसके सिवा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस का आप आंसर्स लिखेंगे। आई होप आपको चैप्टर काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड लर्न फ्रॉम होम। थैंक यू।